अच्छा, इस हेडिंग को हमने वैसे बीच में स्टडी किया था कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो सपोज कोई फंक्शन डिफाइन है, उस फंक्शन की डेफिनेशन आपको गिवन है ना, कोई भी ले लें आप। जैसे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लिया कि भाई ये क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफाइन है, मुझे ये गिवन है ना। और आप ये बताएं कि भाई इसकी वैल्यू, तो वैल्यू का मीनिंग आप समझ में आ रहा है कि वैल्यू का मीनिंग है क्या। वैल्यू का मीनिंग क्या है कि हम यहाँ पर x को 0 रखेंगे और यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो कितनी आएगी? 2। अच्छा बताओ, यदि मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या है और ये क्या है इन द फॉर्म ऑफ प्री इमेज एंड एफ इमेज, तो ये सेट ए का पार्ट है यदि फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये सेट बी का पार्ट है। मीन्स उस बात को बेटा सीरियसली याद रखो, तभी मैंने हेडिंग ये दोबारा डाली है। एक्स से क्या बनता है? एफ एक्स बनता है, एक्स से एफ एक्स। तो जब एक्स 0 हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मुझे f0 मिला। मीन्स f0 मिला मतलब उसकी वैल्यू 2 मिली। मीन्स अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जब मुझे सेटअप मिलेगा तो मुझे 0 की इमेज 2 मिलेगी बाई दिस f, जो भी f ये रिलेट है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का बेसिकली मीनिंग मैं उसकी इमेज पूछ रहा हूँ, और मैं ये कहूँ कि सेट ए के करस्पॉन्डिंग सेट बी के एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ। तो जब भी आपसे वैल्यू पूछी जाए तो वो फंक्शन वैल्यू हमेशा डोमेन में पूछेंगे। पहली बात है आपको फंक्शन गिवन होगा, जैसे इस केस में, और अभी प्रीवियस हमने में देखा था कि f-1 पूछता हूँ सपोज में, तो क्या आएगा? ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 इंटू -1 आ जाएगा प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 - 3 प्लस 2, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सपोज -1 के करस्पॉन्डिंग तो इस सेट में कहीं 0 होगा, वो 0 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ अ पॉइंट एक सिंपल सी छोटी सी बात है जो हम लोगों ने समझ रखी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉइंट के कॉन्सेप्ट को, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, सॉरी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। अच्छा, कोई सपोज अब यहाँ ये कहता है कि भाई f(x) ये है और आप f(y) बताओ भाई, तो ठीक है, हम x को y रिप्लेस कर देंगे, x² प्लस 3y प्लस 2 हो जाएगा। गॉट इट? ओके। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन। मैंने आपको बीच में बोला था कि इस टॉपिक पर मैं स्टडी करूँगा, बताऊँगा आपको कि हाउ टू डिस्क्राइब अ फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, किसी फंक्शन को डिस्क्राइब करना है और सपोज वो फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ दो केसेस एराइज होंगे। पहला, सपोज अपना जो सेट ए है वो फाइनाइट सेट है, पहला। और दूसरा, सपोज सेट ए इनफाइनाइट सेट है। यदि सेट ए फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? आपको एक सेट गिवन होगा, वो दे देगा कि भाई साहब ये सेट जो है वो 1 2 3 है, तो तुम कहोगे ओके अच्छी बात है 1 2 3 है। तो ये फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो फिर सारी बातें खुद कहेगा कि फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइन है, और ए से बी में डिफाइन होने के साथ साथ उसकी जो डिस्क्राइबिंग नेचर होगी उसको बताएगा भी कि जो f1 है वो 1 है, जो f2 है वो सपोज 4 है। क्योंकि बी सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मुझे नहीं है, तो मैं जो लिख रहा हूँ वो f3 जो है वो 9 है। मीन्स ये सारे केसेस वो डिस्क्राइब करेगा और रियल नंबर के सेट में डिस्क्राइब करेगा। अच्छा, सपोज ऐसा हो जाए कि आपसे कोई कहे तो लिस्ट करके डिस्क्राइब कर देगा। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे 1 1 यदि ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहे तो उसको ऐसे डिस्क्राइब कर देगा कि 1 1 एंड 2 4 एंड 3 9, तो उसका ये काम फिनिश हो जाएगा। और हो सकता है कि लैंग्वेज फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर दे इसको, और इन लिस्ट करके भी डिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन उसके पास ये कंडीशन है कि सेट फाइनाइट है, तो फाइनाइट में इतना डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट है, ठीक है। लिस्टेड फॉर्म बोल सकते हैं इसको कि लिस्ट कर देगा भाई, वो आपको लिस्टेड फॉर्म में दे देगा। लेकिन अब मान लो ए सेट इनफाइनाइट है, सपोज सेट ए इज इनफाइनाइट, अब उसको लिस्ट करना पॉसिबल है क्या? सोच के बताएं आप। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सपोज लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब उन्हीं के क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं और मिले भी हैं। और पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल आया था, मैंने लिखा था यहाँ पे कि एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। तो बेटा यहाँ समझना है कि ये रियल नंबर ये सेट ए है, ये सेट बी है,
यस और नो। कभी कभी मिलेगा हमें एफ सच दैट Z2 और रियल नंबर, मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट्स लिए जा रहे हैं वो इंटीजर्स लिए जा रहे हैं, यहाँ जो पॉइंट्स लिए जा रहे हैं वो रियल नंबर लिए जा रहे हैं। तो बेटा सेट थ्योरी जो पढ़ाई जाती है उसका मेन लॉजिक समझ में आना चाहिए। सेट के बाद हमने रिलेशन पढ़ा, फिर फंक्शन पे आ रहे हैं। तो सपोज जिस बच्चे को ये पता ही नहीं कि ये इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन है तो फिर उसको दिक्कत होगी और फिर वो उस दिक्कत में घूमता रहेगा। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो बात हुई कि ये लिखती है, लेकिन कंप्लीट सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो डिफाइन करने के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज उसने लिखा या कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया फ्रॉम Z to Z, फ्रॉम Z to Z, और उसके साथ साथ वो fx को यहाँ लिख देगा। अब fx को कुछ भी लिखूँ, सपोज मैंने लिखा x³ + 3, इट्स ओके। अब वो यहाँ पे z रखेगा और करस्पॉन्डिंग जो भी z है वो निकलते जाएंगे। तो ये एक फंक्शन का डिस्क्रिप्शन हो गया। और अपनी तरफ से आप अज्यूम कर सकते हो, जैसे मान लो आपने कहा कि सर f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, और एक मैं fx = e⁻x लेता हूँ। यस, ले सकते हो आप, ये भी एक फंक्शन का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो फंक्शन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं ये बात समझ में आ गई। दो फॉर्म्स हैं, फाइनाइट फॉर्म्स, मीन्स जब सेट ए फाइनाइट होता है तब हम उसको लिस्टेड फॉर्म में बता देते हैं, तो हमें सारे फंक्शन डिनोट करने पड़ेंगे, मीन्स बताने पड़ेंगे कि f1 1 है, जैसे मैंने यहाँ किया था, f2 4 है, f3 9 है ना, एंड सो ऑन जो भी है, और 1 2 3 3 एलिमेंट्स है तो इनके करस्पॉन्डिंग मैंने ये बता दिया। और सपोज इनफाइनाइट सेट है तो भाई अब सेट ए के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, अब सबको मैं लिस्ट तो नहीं कर सकता, तो उनको मैं इस प्रोसेस से डिस्क्राइब करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफिकल पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, बच्चे इसको अवॉइड करते हैं। अब सुनिए, बहुत से फंक्शंस के ग्राफ की स्टडी हम लोग करेंगे, इवन 11th में करेंगे, अभी बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। अब बताते हैं कि ग्राफ को देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्पेस तो दे देता हूँ भाई, ऑफ ए फंक्शन, ठीक। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ग्राफ को देख के? अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो अपना डिसीजन हुआ है वो क्या हुआ है? वो डिसीजन ये हुआ है कि सपोज कोई सेट ए है और जो सेट बी है, गलती से इस सेट ए की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ नहीं मिलनी चाहिए, बस इतना सा एक बात समझ में आ गई है। दूसरी बात, इसके ईच एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए भाई, ये बात भी समझ में आ गई है। तो मान लो ग्राफ जब बनेगा वो डोमेन में तो बनेगा ही बनेगा। अब जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ डोमेन, अभी इसकी नॉलेज भी नहीं है आपको, है ना, ये आगे आने वाला टॉपिक है, डोमेन अभी बताएंगे। तो सपोज कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, जैसे मैं सपोज x और y एक्सिस एक बार ले लेता हूँ, x और y एक्सिस पे ओके, मान लो ये x और y एक्सिस ले ली मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि देखिए x और y एक्सिस मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बेटा ध्यान से समझना, और आज के बाद इस चीज़ को याद भी रखना कि जब भी कभी मैं यहाँ पर एलिमेंट x लूँगा, इसके करस्पॉन्डिंग सेट b में जो कुछ भी लूँगा, पता है इसको fx तुम जो बोलते हो ना, दिस इज़ द y, मीन्स ये वाला सेटअप x एक्सिस पर आता है और ये y एक्सिस पर आता है। ग्राफिकली बात कर रहे हैं हम लोग इस बात को, गॉट इट। तो कहने के मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा वो 2 वैल्यूज़ कैसी कब होंगी भाई? जैसे मान लो किसी पर्सन ने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ की ज्योमेट्री कुछ सपोज ऐसी हो गई, सपोज, है ना, और मुझे इसी पॉइंट पे चेक करना था। मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और मैंने वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ की तो इस वर्टिकल लाइन ने क्या किया, इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट कर दिया। मीन्स इसने ये बताया कि भाई साहब ये y1 और y2 2 पॉइंट्स मिल गए आपके x के करस्पॉन्डिंग। सपोज यहाँ पर ये जो पॉइंट A है x एक्सिस पर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट मिले हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो B और C मिल गए आपको। ये इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये जो सेटअप है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन, गॉट इट।
इस बात को दिमाग से समझना है। अच्छा, किसी ने कहा कि सपोज़ मुझे ग्राफ बनाना है और ग्राफ जो है वो, एक सेकेंड भाई, ओके, पेन तो लेने नहीं था, एक्सिस ही लेनी थी, मान लो, ठीक है, छोटी सी एक्सिस ले ली है। अब मान लो मैंने ग्राफ बनाया और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ही बना दी, और इट सपोज ये लाइन बना दी मैंने, ओके, ये लाइन बना दी मैंने। अब मैं कहूँ भाई साहब इसके लिए क्या सेटअप है, तो बेटा ईच एंड एवरी एक्स देयर इज़ ए इंडिविजुअल वाई। देखिए इस एक्स के करस्पॉन्डिंग यदि मुझे कोई वाई देखेगा ना, मैं देखूंगा ना, सपोज ये एक्स है, सॉरी डार्क कर लेते हैं, सपोज ये एक्स है, तो करस्पॉन्डिंग वाई मुझे ये मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ जो एक्स है उसके करस्पॉन्डिंग वाई मुझे ये मिले हैं, ये यहाँ पे ये सी है और इसके करस्पॉन्डिंग वाई मुझे बी ये मिला है। तो मैं नट सेल में बात बताऊँ, देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कट्स द ग्राफ only at a one point, then the graph will be a function, otherwise it is not a function. yes or no? तो इस बात को दिमाग में फिट करना, इसको बोल सकते हो वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताएगा कि किसी फंक्शन के ग्राफ को बनाने के बाद जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो उस ग्राफ को यूनिक पॉइंट पे कट करेगी, देन इट इज़ फंक्शन। अब बेटा हम लोग बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे, है ना, अभी मैं 11th लेवल पे वो सारे ग्राफ की बात ना करूं, एक बार तो मैं समराइज दूँ। सर्कल है, सर्कल की बात करूं तो सर्कल जब हम बनाएंगे तो सर्कल बना लेते हैं भाई, सर्कल जैसा बन जाएगा क्या? सर्कल देखो, इससे सर्कल जैसा मैं बना तो दूंगा, लो सर्कल बन गया, है ना। अब सपोज एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लूँ, और एक्स और वाई एक्सिस अब मुझे ड्रॉ करने के लिए वो पहले वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब तो भाई एक्स और वाई अलग अलग ड्रॉ करनी है, तो सपोज़ मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब कोई मुझसे कहे कि सर एक काम कीजिए, आप एक वर्टिकल लाइन टेस्ट इसमें पास कीजिए। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में पास करूँगा ना, तो मुझे पता है कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा है। क्यों? इस एक्स के करस्पॉन्डिंग देयर आर टू वाइज, एक तो वाई मुझे ये मिलेगा, सपोज इट इज़ y1, और एक y मुझे ये मिलेगा, ये वाला पॉइंट, सपोज इट इज़ y2, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट तो समझ में आ रहे हैं ना बेटा आपको, x, y2 होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y1 होगा। मीन्स सिंगल x के करस्पॉन्डिंग राजा दशरथ की 2 रानियाँ 3 थी, मतलब सर्कल में तो 2 ही बन पाएंगे, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, ये बात है, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जब भी आपको ग्राफ मिले आप सर्कल के नेचर को डिफाइन कर लेंगे, बोलो यस और नो, यस, वेरी गुड। तो ठीक है, इस पॉइंट को फिनिश करते हैं हम लोग।